नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। साल 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार हुई है। ये टिप्पणी अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ ने की है। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की की सेना बिजली की रफ्तार से रूस पर हमले कर रही है। हर घंटे 2 किलोमीटर पीछे रूस की सेना को धकेला जा रहा है। आखिर ये बिजली युद्ध है क्या और कैसे यूक्रेन के पक्ष में बाजी पलट गई, देखिए इस रिपोर्ट में। ईजियम भी पुतिन के हाथ से निकल गया। कुपियांस्क भी पुतिन के हाथ से फिसल गया। बालाकलिया में भी यूक्रेन का झंडा लहराया। पोल्टावका में भी रूस के सैनिकों ने मैदान छोड़ा। बेंजामिन कस्बे से भी रूस के सैनिक भाग निकले। 72 घंटे में 2500 वर्ग किलोमीटर का इलाका ज़ेलेंस्की ने जीत लिया। हर घंटे में 35 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है यूक्रेन। हर 2 मिनट में यूक्रेन की आर्मी 1 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन की जमीन को आजाद करवा रही है। पुतिन के लिए सिर्फ और सिर्फ हार की खबरें हैं। क्रेमलिन में सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। पुतिन बहुत बेचैन है। एक एक पल पुतिन पर भारी पड़ रहा है। वो पुतिन जो घोड़े की सवारी करते हैं, वो पुतिन जो शर्टलेस होकर दुनिया को अपना पराक्रम का एहसास करवाते हैं, वो पुतिन जो जूडो कराटे के एक दांव से अपने दुश्मन को चित कर देते हैं, वो पुतिन जो मशीन गन खिलौने की तरह चलाना जानते हैं, वो पुतिन जिनके अंदर रूस का राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। वойска Московского гарнизона параду Победы готовы। और जो कभी रूस को हारते हुए नहीं देख सकते हैं। Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы। वही पुतिन आज अपनी आंखों से अपने सैनिकों को पीछे हटते हुए देख रहे हैं। आखिर पुतिन हार की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ज़ेलेंस्की की कौन सी रणनीति काम कर गई? कैसे ज़ेलेंस्की ने 3 तरफ से ईजियम पर अटैक किया, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। जंग कैसे पलट गई, एक एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें खार्किव के बालाकलिया की हैं, जो 6 महीने तक रूस के कब्जे में रहा। आज 6 महीने के बाद जब यहां से रूस के सैनिक भाग निकले और यूक्रेन के सैनिकों ने विजेताओं की तरह अपने शहर में प्रवेश किया, तो ज़ेलेंस्की के समर्थक यूक्रेन के नागरिक भावुक होकर यूक्रेन के बहादुर सैनिकों पर प्यार बरसाने लगे। यूक्रेन के बालाकलिया में यूक्रेन के सैनिक अपने कमांडर के साथ बहुत शान से प्रवेश करते हैं। सबसे पहले ज़ेलेंस्की के फेवरेट कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने एक जोशीला भाषण दिया। Ми сьогодні завершуємо крапку звільнення Балаклія, першого великого міста під час нашого наступу. І я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами, попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонії підняття державного прапора приступите. और इस ओजस्वी भाषण के बाद यूक्रेन के इस जनरल ने बालाकलिया शहर में यूक्रेन का नीला पीला राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया। ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और पुतिन को बहुत चुभ रही हैं। लेकिन पुतिन की सबसे बड़ी हार ईजियम में हुई है। ईजियम एक ऐसा शहर है जहां से रूस को रसद की सप्लाई की जाती है। डॉनबास इलाके में रूस के हजारों सैनिक मौजूद रहते हैं। रूस के इन सैनिकों के लिए खाने पीने का सामान यानी रसद ईजियम से ही होकर जाता है। और अब ईजियम पर यूक्रेन के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों की सप्लाई लाइन कट गई है। इसीलिए ईजियम रूस के सैनिकों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया है।
ज़ेलेंस्की इस जीत के मौके पर अपने सैनिकों को और पूरे देश का जोश बढ़ा रहे हैं। Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупантам в Україні місця немає і не буде. जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन जंग को खत्म करती हैं परिस्थितियां, जो कि इस वक्त पुतिन के खिलाफ नजर आ रही हैं। पुतिन की आर्मी के साथ यही धोखा हो गया। यूक्रेन में रूस के सैनिक कुछ महीने के मेहमान हो सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनके समर्थकों के लिए यूक्रेन उनका घर है। और इसलिए यूक्रेन के कब्जा किए हुए इलाकों को दोबारा वापस लेने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी ने भीषण जंग लड़ी है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। खून की होली खेलते हुए यूक्रेन के सैनिकों को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन जीत की दिवाली मनाने का मौका कुछ इस तरह से आया है। ये यूक्रेन का ईजियम शहर है। यहां देखिए, एक बंकर पर लहराता हुआ यूक्रेन का झंडा। सेल्फी लेकर और फोटो सेशन के द्वारा इस ऐतिहासिक लम्हे को रिकॉर्ड करते हुए यूक्रेन के सैनिक अपनी जमीन पर वापस लौटते यूक्रेन के टैंक, रूस के तबाह हुए सैन्य वाहन, रूस के सैनिकों की टोपियां, रूस के सैनिकों के खाने का सामान जिसे छोड़कर रूस के सैनिक भाग गए, और रूस के टैंकों को अपने पैरों तले रौंदते हुए ज़ेलेंस्की के वीर योद्धा। अपने मन की डायरी में नोट कर लीजिए, ये हर तस्वीर ऐतिहासिक है। चालाक ज़ेलेंस्की जैसे इसी मौके के इंतजार में थे। अब पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है, तो ज़ेलेंस्की ने फौरन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैसे रूस के सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं और अब ज़ापोरिज्जिया को आजाद करवाने की तैयारी है। Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном. Поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи, предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян Російської Федерації. अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की की वो कौन सी रणनीति है जिसके बाद यूक्रेन की जंग पलट गई। दरअसल फरवरी के महीने में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, तभी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सभी युवा और पुरुषों के लिए यह कानून बना दिया था कि उनको युद्ध में जंग करनी ही होगी। इसके बाद नागरिकों और वॉलंटियर्स को मिलाकर पेशेवर सैनिकों को साथ लेकर 10 लाख की एक फ्रेश आर्मी खड़ी की गई। ये ज़ेलेंस्की की रिजर्व फोर्स थी, जिसको ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया ब्रिटेन और अमेरिका ने। 6 महीने में जब ये फौज पूरी तरह तैयार हो गई, तो 6 सितंबर को ज़ेलेंस्की ने 2022 खार्किव ओब्लास्ट काउंटर ऑफेंसिव मिशन शुरू किया। 6 सितंबर 2022 को यूक्रेन की सेना ने खार्किव पर जवाबी हमला शुरू किया। रूस की सेना इस हमले से आश्चर्यचकित रह गई। 7 सितंबर तक यूक्रेन की फौज ने लगभग 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोबारा कब्जा कर लिया। नौ सितंबर को यूक्रेन ने रूस की रसद काटी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस घटना को 1943 के बाद रूस की सबसे बड़ी हार करार दिया है। यूक्रेन के सैनिक इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि रूस के सैनिकों को कई नदियों पर बने पुलों को उड़ाना पड़ा ताकि यूक्रेन की फौज की रफ्तार धीमी हो सके। देखते ही देखते यूक्रेन ने खार्किव की 30 से ज्यादा बस्तियों पर कब्जा जमा लिया। ये देखिए कैसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के एक इलाके पर यूक्रेन का झंडा फहरा दिया।
Загалом, за останні дні понад 1000 квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. ईजियम को दोबारा कब्जे में लेने के लिए जेलेंस्की की आर्मी ने 3 तरफ से उग्र हमला किया। इस हमले का जवाब देने में रूस की आर्मी पूरी तरह विफल साबित हुई। युद्ध के विशेषज्ञों का कहना है कि जंग में ये उलटफेर इसलिए हुआ है क्योंकि रूस के पास जेलेंस्की के नए आक्रमण से निपटने के लिए सैनिकों की भारी कमी थी। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि खार्किव के एक रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने के लिए रूस ने 1 हफ्ते तक खूनी जंग लड़ी थी, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर सफेद झंडा लगाकर रूस की फौज इलाके से भाग निकली। जेलेंस्की की फौज क्या कर रही है, जेलेंस्की के कैंप में क्या चल रहा है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर पुतिन के कैंप में कौन सी मीटिंग चल रही है, पुतिन के कमांडर कैसे अपनी हार को छुपाने की कोशिश में जुट गए हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका और यूक्रेन के समर्थन वाले देश, खास तौर पर नेटो के देश, अखबारों में खार्किव में पुतिन की हार पर खूब चर्चा हो रही है। एक अखबार की हेडलाइंस देखिए, तंग गलियों में पुतिन की सेना को कसाई की तरह काट रही है यूक्रेनी आर्मी, 6 महीने बाद ये शहर आजाद। जब पुतिन की सेना का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, तब पुतिन के कमांडर्स ने मिलजुल कर हार का यह बहाना बनाया है कि पुतिन के आदेश पर जानबूझकर खार्किव के इलाके से रूस के फौजियों को हटा लिया गया है। रूस ने यह बहाना बनाया है कि रूस के सैनिक खार्किव से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि रूसी सैनिकों को डॉनबास में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि डॉनबास को और मजबूत किया जा सके। Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение 3 суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. इस बहानेबाजी वाले बयान के साथ ही रूस की सेना ने एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि रूस की सेना कैसे शौर्य दिखा रही है। हालांकि ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि अगर रूस की सेना शौर्य दिखा रही है तो खार्किव से पीछे क्यों हटी। तस्वीरों पर गौर कीजिए, रूस के विमानों से खतरनाक मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं, रूस के रॉकेट लॉन्चर कहर बरसा रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अभी रूस की सेनाओं ने हार नहीं मानी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर खार्किव पर यूक्रेन का कब्जा हो गया तो रूस से आने वाली डॉनबास की सप्लाई का क्या होगा। डॉनबास में मौजूद रूस के हजारों सैनिकों को खाना कैसे मिल पाएगा। लेकिन इन सवालों पर पुतिन और उनके कमांडर्स अभी मौन हैं। 10 सितंबर को पुतिन ने खुद मॉस्को के अंदर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। पुतिन ने यह तो जरूर बताया कि सर्दियों में मॉस्को की खूबसूरती काफी बढ़ जाती है, लेकिन उन्होंने खार्किव में हार पर कोई टिप्पणी नहीं की। Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик. В непростых условиях, часто с риском для жизни, в полном смысле этого слова, ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы. Делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду. कुल मिलाकर इस जंग में अगर रूस कुछ भी नहीं खोएगा तो भी अपना सम्मान जरूर खो देगा। चीन
चीन जानता है कि बस एक चिंगारी बहुत बड़ी जंग भड़का सकती है। चीन अब तक ताइवान के हवाई क्षेत्र में 1000 बार से ज्यादा बार घुसपैठ कर चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि चीन की एयरफोर्स क्या कर रही है और चीन की एयरफोर्स का अगला प्लान आखिर क्या है। चीन के इरादे बहुत खतरनाक हैं। चीन का मकसद बहुत नापाक है। चीन अपनी ताकत का इस्तेमाल कहां करेगा, कैसे करेगा, इसका ब्यौरा जानने से पहले देखिए कि चीन के पास नंबर्स कितने हैं। चीन के पास 355 वॉरशिप यानी युद्धपोत हैं। चीन के पास 2200 फाइटर जेट हैं। इतनी बड़ी फोर्स के साथ चीन ताइवान को आंखें दिखा रहा है। जापान भी उसके टारगेट पर है और अमेरिका को भी चीन बार बार डराने की कोशिश करता है। ताइवान को लेकर चीन की ड्रोन फोर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है और अब चीन लगातार टोही मिशन चलाकर बताना चाहता है कि उसकी नजर पूरे इलाके पर है। वो लगातार ताइवान और जापान के इलाके में घुसपैठ कर रहा है। 2020 में चीन के विमान 380 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। 2021 में यह आंकड़ा करीब 1000 तक पहुंच गया। 2022 में तो चीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और अगस्त महीने तक 1100 बार चीन हवाई घुसपैठ कर चुका है। सिर्फ अगस्त महीने में यानी नैन्सी पेलोसी के आने के 1 महीने के अंदर 446 बार चीन ने यह गुस्ताखी की है। सवाल है कि चीन अपनी एयर पावर में बड़े बड़े लड़ाकू विमान और टोही विमानों के साथ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल किसी भी एयर स्ट्राइक से पहले दुश्मन के ठिकानों की टो लेना बहुत जरूरी होता है ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाजा भी मिल जाए। ऐसे जहाज दुश्मन के ऐसी ही मिलिट्री अड्डों की खबर कमांड सेंटर तक पहुंचाते हैं। ऐसे मिशन के साथ चीन ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कुल मिलाकर चीन की नेवी ताइवान के चारों तरफ फैली हुई है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ऐसा ताइवान को भी मालूम है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन का अटैक किसी भी वक्त हो सकता है। बस बीजिंग से ऑर्डर मिलने का इंतजार है। फिलहाल चीन ताइवान के पास रोज फाइटर जेट भेजकर डराना चाहता है। चीन ताइवान के अंदर कैरियर बैटल ग्रुप वाला खौफ भी भरना चाहता है। यही वजह है कि उसकी नौसेना लगातार ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास कर रही है। चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को अपनी परमाणु मिसाइल भी दिखाई है। उसने ताइवान के ऊपर से मिसाइल भी दागकर बताया है कि चीन की ताकत का कोई जवाब नहीं है। चीन के जहाज जब ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल होते हैं तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और स्काईवो एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चीन के हवाई हमले को भी रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं। ताइवान के स्काईवो और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखते हैं, उन्हें ताइवान के चारों तरफ तैनात किया गया है। ताइवान अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक वर्जन PAC-3 है।
अब चीन के नेवल फाइटर्स का वीडियो देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी फायर पावर क्या है। ये वीडियो दक्षिण चीन सागर के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। चीन ने इस इलाके में जो ड्रिल की है उसमें लंबी रेंज की मिसाइलों और सैकड़ों किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। ये अभी युद्धाभ्यास है, लेकिन चीन का मकसद साफ है। वो ताइवान के साथ जापान और खासकर अमेरिका में इतना डर पैदा कर देना चाहता है कि वो चीन की विध्वंसक नीति के आगे खामोश बैठे रहें। ताइवान की तरफ लगातार घुसपैठ करने वाले और नए युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले 3 बड़े जहाज देख लीजिए जो लगातार ताइवान की सरहद तक पहुंच रहे हैं। J-10 लड़ाकू विमान, J-16 लड़ाकू विमान, Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी शामिल था जो लंबी दूरी तक टो लेने का काम करता है। ताइवान को डराने के लिए चीन के इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर में एक टापू को चुना है और वहां लगातार बम बरसाए हैं। इन सब ने एक एक करके उड़ान भरी। ये सब बारी बारी से आए और सिलसिलेवार एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है ये बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया। इन विमानों के साथ चीन के हमले का खतरा कैसे पल दर पल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब चीन के बढ़े हुए गुस्से की वजह देखिए। दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि ताइवान को अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं और चीन इससे बहुत ज्यादा परेशान है। देखा जाए तो चीन को लेकर हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। ताइवान में इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज है, यानी युद्ध होने का खतरा हर पल मंडरा रहा है। ताइवान की एक सीक्रेट फोर्स जो उसके नागरिकों के बीच से ही तैयार की गई है, उसको चीन को रोकने की बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दे दी गई है। लगातार शहरों में ड्रिल हो रही है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम अपनी तैयारी को बार बार आजमा रही है। इसलिए यह हफ्ता चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को लेकर बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगस्त तो किसी तरह बिना युद्ध के बीत गया है, लेकिन सितंबर में चीन अपने पिछले 1 महीने की तैयारी के बाद युद्ध वाला बटन दबा सकता है। शी जिनपिंग इस वक्त बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी एयरफोर्स और नेवी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। और अब आपको चीन के बहुत बड़े खुफिया मिशन के बारे में जानकारी देते हैं। शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमला करने से पहले सीक्रेट जासूस को काम पर लगाया है। चीन का जेम्स बॉन्ड ताइवान में दाखिल हो चुका है। हालांकि अब ये साफ पता चल पाया है कि ताइवान चीन के पहले हमले का जवाब आखिर कैसे देगा। रिपोर्ट देखिए। चीन ने ताइवान के पास हर फाइटर जेट भेजा। चीन ने ताइवान को कैरियर बैटल ग्रुप से डराया। ताइवान के पास खूब युद्धाभ्यास किया। चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को अपनी परमाणु मिसाइल भी दिखाई। लेकिन अब शी जिनपिंग ने ताइवान के इलाके में अपना जेम्स बॉन्ड भेज दिया है।